नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। और आज हम लोग में हम आपको सुनाएंगे कहानियां जेल के अंदर की, वो भी तिहाड़ जेल की। वो कहानियां जो कभी बाहर नहीं आई। तिहाड़ जेल, नई दिल्ली। इस पते के आसपास कोई भटकना भी नहीं चाहेगा, लेकिन इसके पीछे, इसकी चारदीवारी के पीछे एक पूरी दुनिया बसी है, एक बिल्कुल अलग दुनिया। उन हजारों लोगों की दुनिया जो यहाँ कैद हैं अलग अलग गुनाहों के लिए, कई बार किसी और के गुनाह के लिए भी और कई बार बिना किसी गुनाह के भी। उन तमाम लोगों ने इस कैद को अपनी दुनिया बना ली है। यहाँ भी जज्बातों के तमाम रंग मिलते हैं। दुख का स्या रंग हावी है, लेकिन खुशी की धनक भी खिल जाती है, उम्मीद की सुनहरी धूप भी है। जेल की चारदीवारी के अंदर से दुनिया की हर छोटी खुशी बहुत बड़ी लगती होगी। आजादी कितनी हसीन होती है ये समझ में आता होगा। यहाँ की जमीन भी अलग है, आसमान भी जुदा है। जेल के अंदर जो तमाम कैदी बंद हैं, उनके कई रिश्ते पीछे छूटे हैं, कई नाते टूटे भी होंगे, लेकिन यहाँ नाते जहाँ टूट रहे हैं वहां पे नए नए रिश्ते जुड़ते भी हैं। और इन नए रिश्तों में एक दूसरे के साथ दुख साझा होता है, सुख बांटे जाते हैं। कैद के दौरान कैदियों के जो एहसासात हैं, उन्हें पहली बार समझने की कोशिश की है वर्तिका नंदा और विमला मेहरा ने। वर्तिका एक पत्रकार के तौर पर जेलों की कहानियों से रूबरू होती रहीं, खासकर तिहाड़ के वार्ड नंबर 6 में, यानी महिला वार्ड में उनका आना जाना होता रहा। विमला मेहरा उस वक्त तिहाड़ की डीजी थी। इनकी साझा कोशिश का नतीजा है तिनका तिनका तिहाड़, वो अनोखी किताब जो अब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, सिर्फ इसलिए कि ये अपनी तरह की पहली किताब है जो जेल के अंदर बंद औरतों के सुख दुख को उन्हीं की आवाज में सामने लाती है, कविताओं की शक्ल में। जेल में सिमटी इन महिलाओं की कहानियां, उनके अंदर छुपे एहसास से लेकर किताब तक आने का जो सफर है, उसके बारे में हमें बताएंगी वर्तिका नंदा और विमला मेहरा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, वर्तिका और विमला जी। वर्तिका, जिन्होंने तिनका तिनका तिहाड़ जाम की जो किताब है, जिसकी आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ सब जुटे हैं, वो उसकी एडिटर हैं। ये किताब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुई है। इसके अलावा वर्तिका ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें से चंद के नाम मैं आपको बता दूं। उनकी किताबों में से एक है रानियां सब जानती हैं, थी, हूं और रहूंगी। उन्हें लाडली पुरस्कार भी मिला, राष्ट्रपति से स्त्री शक्ति सम्मान भी मिला है। और विमला मेहरा तिहाड़ जेल की पूर्व डायरेक्टर जनरल रही हैं, तिनका तिनका तिहाड़ की एडिटर हैं और फिलहाल स्पेशल सीपी एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली पुलिस। तिनका तिनका तिहाड़ जो है, वर्तिका, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। तिहाड़ में जाने का आपने सोचा क्यों? जेल के अंदर अब गई क्यों? ये शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत असल में 19 साल पहले इसका बीज उगा। वो इस तरह से जब मैंने एनडीटीवी को ज्वाइन किया जी। और मुझे क्राइम बीट कवर करने का मौका मिला, और शायद मैं देश की पहली ऐसी महिला पत्रकार बनी जिसे क्राइम बीट हेड करने का भी मौका मिला। और उस दौरान बहुत बार जेल जाने का अवसर होता रहा, लेकिन हर बार मुझे ये लगता रहा कि एक टेलीविजन जर्नलिस्ट के नाते आप सिर्फ 1 मिनट की खबर करते हैं और लौट आते हैं। मैं कुछ बड़ा करना चाहती थी। और एनडीटीवी छोड़ने के बाद फिर मैं पीएचडी करने लगी, और जब पीएचडी का मेरा विषय रेप केसेस पर था, पिछले कई सालों में क्राइम्स जो अलग अलग हुए महिलाओं के खिलाफ, उन पर मैं कुछ हिस्सों में काम करती रही, जिनमें रेप था, डोमेस्टिक वायलेंस था, लेकिन तिहाड़ मेरे जहन में हमेशा रहा, क्योंकि मुझे लगा कि वहां पर सबसे ज्यादा एक्सप्रेशंस की जरूरत है, जी। कुछ करना चाहिए। और इसीलिए जब किरण बेदी जेल में थी तब कुछ कहानियां की, लेकिन बड़ी बात तब भी नहीं हो पाई। और जब विमला मेहरा मैम डीजी प्रिजन्स हो गई, तब मुझे लगा मैं एक बार और कोशिश करूं, और वो कोशिश बड़ी सार्थक रही, क्योंकि मैम ने मुझे ये परमिशन दी कि मैं 6 नंबर के अंदर जा सकती हूं और जाके कैदियों से मिल सकती हूं। जी, जी। और वो दिन मेरी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण दिनों में से एक था, जब मैं अंदर गई और उन महिलाओं से मैंने जाकर ये पूछना शुरू किया कि पापड़ वड़ियां बनाने के सिवा, अगरबत्ती बनाने के सिवा ऐसा क्या है जो उनके दिल में किसी चुभन की तरह बैठा है, और विमला उसे जी, एक्सप्लोर ये करूंगी। कहानी वर्तिका की जो आगे बढ़े उसके पहले इन्होंने जो एक बात कही कि विमला मेहरा आप ही वो थी जिन्होंने इनको इजाजत दी कि जेल के अंदर जाएं, वार्ड नंबर 6 के अंदर जाएं और महिलाओं से मिलें। तो क्या बात थी जो इतना भरोसा जगाया वर्तिका ने और आपने उन्होंने अंदर जाने की इजाजत दी? एक तो वर्तिका का अपना उत्साह और एक सब्जेक्ट से उनका जो लगाव था जी। वो, और मेरी खुद की इच्छा थी कि हम महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको समझें। और शायद मैं अगर एज डायरेक्टर जनरल प्रिजन जेल में जाती हूँ तो खुलकर लोग बात नहीं करते कैदियों से। भाई बहनों, कैदी भाई बहन जो जेल में हैं, उनसे अगर आप मिलने जाएं तो एक आपकी पोजीशन की वजह से लोग खुल के आपसे अपनी समस्या का
एक्सप्रेशन जो है वो ठीक से नहीं कर पाते। तो मुझे लगता था कि किसी ना किसी तरह से अंदर जो काम हो रहा है, उनकी जो भावनाएं हैं या उनकी जो समस्याएं हैं वो मुझ तक पहुंचे। सबसे बड़ा कि हम लोगों ने पहले से ही सोच लिया था कि हम लोग कुछ ऐसा नया करेंगे मिलकर, और जिसमें हम जेल की अंदर की चीजों को बाहर के लोगों तक पहुंचा सकें। तो उसी मंशा को लेकर, उसी उद्देश्य को लेके आई एनकरेज्ड हर, और काफी मेहनत की। और जेल में जाना अपने आप में एक डर का एहसास होता है जब आप जेल के वो जो चार दीवारी है उसके अंदर आप जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शी हैड द कॉन्फिडेंस, वो उस विश्वास के साथ अंदर जाती थी और उनसे बातें करती थी, और जब भी वो आती थी तो मेरे पास कुछ ना कुछ नई चीजें लेकर आती थी। तो पहली बार जब आप अंदर गई होंगी, जैसा विमला जी कह रही हैं कि कदम रखने में भी एक घबराहट सी होती है, क्योंकि कई तरह की धारणाएं होती हैं कि जेल के अंदर जो तमाम लोग हैं वो बुरे ही होंगे। एक चीज बड़ी मजेदार हुई, जब पहली बार मैम से मिलने के बाद अगले विजिट में मैं गई तो मैंने टैक्सी ली, और मैंने टैक्सी वाले से कहा कि मुझे तिहाड़ जेल जाना है, तो मुझे टैक्सी नहीं मिली। फिर मैंने दूसरी टैक्सी सर्विस को फोन किया और मैंने कहा, मैंने पास का एक पता दिया और मैं उतरी तिहाड़ जेल में ही। लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बड़ी अजीब नजर से देखा कि ये जेल में जा रही। फिर उसने, जब मैंने उससे पैसे दिए तो उसने कहा कि आप वापस लौटेंगी। तो मुझे लगा कि सोचा कि आप जेल के अंदर बंद होने के लिए खुद ही टैक्सी लेके जा रही खुद ही जा रही हूँ, तो मुझे या लगा कोई कि आपका जानने वाला जेल के अंदर होगा। बिल्कुल, तो मानसिकता बड़ी बदली। फिर 3-4 बार मैं ऑटो से गई, तो जब मैं वहां से ऑटो करती थी तो ऑटो वाला भी बड़ी अजीब नजर से देखता था। जो लोग नहीं जानते हैं कि तिनका तिनका तिहाड़ दरअसल क्या है, कविताओं का संग्रह है, वो सामने आया है। किन की कविताएं हैं, क्या उसमें बातें हैं? इसमें खास बात यह है कि हम और मैम जब इस पर डिस्कस करने लगे, हमने जेल में जाकर ये कहा कि आप में से क्या कोई कविता लिखता है। पहली बार जब मुलाकात हुई तो ज्यादातर ने कहा नहीं। जब उन्होंने कहा नहीं तो मुझे लगा हाँ, इसमें हाँ है। और फिर धीरे धीरे बार बार जाने पर कभी कोई नैपकिन में कुछ लिख कर देने लगा, कोई पुराने कागज में लिख कर देने लगा। ऐसे हमें कई महिलाओं की कविताएं मिली। उनमें हमने 4 महिलाओं को चुना। वो 4 कविताएं और 4 महिलाएं ऐसी कविताओं का वो संकलन था जिसमें उनकी जेल की जिंदगी और निजी जिंदगी दोनों की एक रिफ्लेक्शन थी, और साथ ही कहीं एक पॉजिटिविटी थी। इस किताब में एक और खास बात ये हुई कि मैम ने एक और परमिशन दी। वो ये दी कि हम लोग कुछ घंटे के लिए इन प्रिजनर्स को कैमरा दे सकते हैं। तो इन चारों को कैमरा दिया गया और उन्हें कहा गया आपके दिल के करीब जो भी तस्वीर है वो भी आप खींच लीजिए। उन तस्वीरों को जोड़ा गया, और जब किताब छपी तो इसमें यूनिक बात यह है कि जब किताब को खोलते हैं तो कहीं भी कोई शब्द नहीं दिखता, क्योंकि सारे शब्द अंदर हैं। कविता की किताब में सिर्फ ऊपर कविताएं, फोटोज दिखती हैं जो कैदियों ने ली हैं, और अंदर है कविता, फाड़ने पर कविता मिलती है। और एक अच्छी बात ये हुई कि अब ये 8 भाषाओं में ट्रांसलेट हो रही, इटालियन तक में ट्रांसलेट हो चुकी है, गुजराती में अगले महीने आ जाएगी। और ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई है। ये इसका एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अपने तरह की अकेली किताब है, पहली किताब है जो जेल के अंदर की कहानियां उन्हीं की जुबानी, उन कैदियों की जुबानी सुना रही है। एकदम। और इसमें हमने कुछ कैदियों की, 4 कैदियों को इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन हमने उस अपराध का जिक्र कहीं नहीं किया। तो ये एक फेज था जब वो किताब आई, और फिर उसे उस समय के होम मिनिस्टर ने विज्ञान भवन में रिलीज किया। जब किताब हो गई तब मुझे लगा कि अरे पुरुष कैदियों के लिए तो कुछ नहीं किया है, तो सिर्फ महिलाएं हैं। तो फिर वो जहन में अटकी बात, और फिर एक गाना लिखा और वो गाना हम दोनों के नाम से है, तिनका तिनका तिहाड़ उस गाने का भी नाम है। तो वो ऑडियो कैसेट भी रिलीज हुआ, लेकिन तसल्ली हमें तब भी नहीं हुई। फिर हमने सोचा कि कुछ और होना चाहिए। मैम के पास एक दिन कुछ पेंटर्स आए, और उन पेंटर्स ने कहा कि हम दीवार पर कुछ पेंट करना चाहते हैं, और सीमा यहाँ पर बैठी हैं जो कि इसी का एक हिस्सा है। तो सीमा रघुवंशी की एक कविता को उस म्यूरल पेंटिंग का जो है थीम बनाया गया है। इस तरह तिनका तिनका तिहाड़ अब जेल के अंदर भी है, जेल के बाहर भी है, और बहुत सारी जेलों में, हिंदुस्तान भर की जेलों में तिनका तिनका तिहाड़ को कहीं रेप्लिकेट करने की कोशिश की। तो जब ये बात शुरू हुई थी, महिलाओं से मिलना है आपका आइडिया था, या आप दोनों को लगा कि महिलाओं को ही पहले ये ख्याल कैसे आया, क्यों आया? क्योंकि आवाज ज्यादा दबी रहती है। देखिए, जेल बहुत बड़ी है। अगर आप कुछ काम करना चाहें तो एक छोटा सा सैंपल लेके अगर आप उसका एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आसानी रहती है। महिला जेल छोटी जेल है, सो हमने सोचा कि क्यों ना महिला होने के नाते एक स्पेशल कनेक्शन जो जुड़ा रहता है, एक नेचुरल जो कनेक्शन या एक फीलिंग का जो जुड़ाव रहता है, उसके चलते हम लोगों ने सोचा कि हम महिला जेल में ही जाकर, इट्स मोर कंफर्टेबल, और महिलाएं ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी अगर हम उनसे जोड़ने की कोशिश करें या उनकी भावनाओं को बाहर लाने की कोशिश करें। तो ये कोशिश थी जो बहुत सफल हुई। और जो कविता वर्तिका ने बताया, जो दीवार पर, जेल की दीवार पर लगा है, 4 दीवारी नाम की, वो जब हम बनाने की कोशिश कर रहे थे तो हमें सेलेक्ट करना था कि कौन सी कविता सेलेक्ट की जाए।
तो जब मैंने इन कविताओं को थोड़ा सा याद किया तो एक इसका जो भाव है, जो कविता लिखी गई है, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से एंड होती है कि सुबह होगी ही। मतलब एक पॉजिटिव है कि अच्छा दिन आएगा, जी। एक ब्राइट डे हमारी जिंदगी में आएगा। हम जेल के अंदर हैं, खराब दिन से गुजर रहे हैं, ये समय भी गुजर जाएगा और अच्छे दिन आएंगे। तो वो भावना जो है वो मुझे छू गई और हमने वही कविता सेलेक्ट की और वही पूरी एक ग्राफिटी के तौर पर एक जी। पूरी दीवार, करीब 1 किलोमीटर की दीवार पर 960 मीटर्स की जो दीवार है उसके ऊपर ये लिखा गया है। जो हिंदुस्तानी न्याय व्यवस्था है, हम जानते हैं कि इस समय तमाम जेलों में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिजनर्स जो हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं और प्रिजन रिफॉर्म्स की बात होने के बावजूद बहुत कुछ नहीं हो पाया, बड़ी ज़रूरतें हैं। तो मुझे लगा कि इस चुप्पी में ये महिलाएं ज़रूर या तो प्रार्थना करती होंगी या कुछ लिखने की कोशिश करती होंगी। मैं इस बात को लेकर एकदम कंफर्म थी कि लिखती तो होंगी। और जब वो पेपर नैपकिन में देने लगी तब मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ रिदम है। जैसे एक ने मुझे कहा कि मेरी तो डायरियां घर में पड़ी हैं, पता नहीं मेरी माँ लाकर देगी कि नहीं देगी। फिर मैंने अपना परिचय लिख कर दिया। मैंने कहा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, बोलना कि मैं एक टीचर हूँ और इस लिहाज से बोलना शायद वो मान जाएं, क्योंकि उसे लगा कि अरे जर्नलिस्ट मांग रही है तो पता नहीं इसमें क्या हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे विश्वास बना और सबसे बड़ा विश्वास ये बना कि आज भी जिनके भी अपराधों की कोई भी मुझे इल्म है, हमने उनमें से किसी बात को बाहर जाकर शेयर करने का प्रयास नहीं किया। मैं समझती हूँ ये ऐसे तमाम चीजें हमेशा एक विश्वास से उपजते हैं। जैसे इसके बाद हमने जब गाना शूट किया और हिंदुस्तान के सबसे खास पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के साथ शूट किया, तो उसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों हैं और लोकसभा स्पीकर ने उसको रिलीज किया। और हम जब उसे भी शूट कर रहे थे, हमने सबसे पूछा, मैम ने हर एक से खुद ही पूछा इंडिविजुअली कि तुम लोग इस वीडियो में आना चाहोगे? सबने कहा हाँ। और मैं समझती हूँ कि उसका सबसे बड़ा जो अंडरलाइनिंग थ्रेड था वो विश्वास था और वो उत्साह था। आप उस वीडियो में देखेंगे वो इतने सब लोग खुश हैं, इतने सुख के साथ और इतनी पॉजिटिविटी से के साथ और इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी बदलेगी। बस मैं वही चाहती थी, जिंदगी बदले। ये कम से कम एक शुरुआत हुई और आपकी अपनी सोच बदली। किताब ने आपको बहुत बदला, वर्तिका इन मुलाकातों ने आपको बहुत बदला कि आप में भी ये धारणा थी कि जेल है, कैदी। आप रिपोर्टिंग करती थी, पर क्राइम रिपोर्टर के तौर पे एक अलग धारणा होगी और उनसे जो इतनी मुलाकातें साल दर साल हुई उसमें बहुत कुछ बदला होगा। जेल ने मेरी जिंदगी बदल दी। जेल ने मेरा देखने का नजरिया बदल दिया और मुझे बहुत ग्रेटफुल बना दिया। मुझे लगा कि मैं ज्यादा स्पिरिचुअल हो गई हूँ। मैंने बहुत चीजें माफ कर दी और बहुत चीजें मैं शायद याद नहीं करती। जेल ने मुझे ये भी सिखाया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये कभी भी कहीं भी किसी के हाथ से बिखर भी सकती है और उसके कुछ और अर्थ निकल भी सकते हैं। और मुझे जेल ने ये भी सिखाया कि इस देश में कुछ और हो या ना हो, डिवाइन जस्टिस जरूर है। इस डिवाइन जस्टिस का जो मेरा विश्वास है उसको सबसे ज्यादा मजबूत जेल ने किया और जेल के कैदियों ने किया। जी, विमला जी, सब वर्तिका कह रही हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वाकई ये कभी भी किसी के हाथों बिखर सकती है, एक अलग फॉर्म में इसके कोई दूसरे मायने निकल सकते हैं। तो बहुत सारी कहानियां आपके सामने से, आपकी आंखों के सामने से गुजरी होंगी, अलग अलग तरह के लोग आपको मिले होंगे, कुछ कहानियां जिन्होंने आपके ऊपर असर छोड़ा होगा। मैं पढ़ रही थी कुछ लोगों के बारे में इसमें, एक लड़की, किसी का नाम था रमा चौहान, कहीं कहानी छपी थी कि वो बहुत पढ़ी लिखी थी और वो कहीं सरकारी दफ्तर में काम करती थी, अंग्रेजी, पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी तमाम भाषाएं बोलती थी। क्या कहानी थी उसकी? उसकी कहानी तो मेरे ख्याल से शेयर करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो अपने पास्ट को भुलाने की सभी कोशिश करते हैं और वो भी यही कर रही थी कि मैं यहाँ पर आई हूँ और अपना जो कैद का समय है या जितने दिन मुझे आज़ादी के बिना यहाँ जेल की सींचों में कैद रहना है, तो एक हर कैदी में और रमा चौहान में भी खास तौर से एक जो जज्बा होता है जीने का या अच्छे समय की इंतजार करने का कि ये समय निकल जाएगा, मुझे किसी तरह से ये समय को अच्छे से निकाल पाना है, मतलब मैं पास कर जाऊं ये जेल का समय। तो सब में एक उत्साह देखा हम लोगों ने जब हम जाते थे और जो हम लोगों ने एक्टिविटी शुरू करी उसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, रमा चौहान भी और दूसरी जो कैदी थी और दूसरे जो कैदी भाई बहन है सभी लोग हिस्सा लेते थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनमें ये जो कुछ करने की या एक्सप्रेशन अपने आप को दूसरों के साथ शेयर करने की थी, वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अपनी भावनाओं को किया, एक्सप्रेस किया। और सबसे अच्छा ये लगता है कि
उनमें जो एक कड़वापन आ जाता है, अपनी आज़ादी को, घर को छोड़ के वहाँ रहना, जी। और बहुत अच्छा माहौल तो नहीं है, तो हमारी कोशिश ये रहती थी कि उस माहौल को किस तरह से ऐसा बनाएं कि इनका समय अच्छे से गुजर जाए, या तो ये क्रिएटिव काम करें या कुछ और काम सीखें या करें, जिसमें इनका जो समय गुजारना मुश्किल कठिन काम हो जाता है, उस समय पास करने को हम थोड़ा सा आसान बना दें। तो यही कोशिश रही हमारी, और मुझे लगा कि लोग इसमें बहुत साथ देते थे। दूसरा सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि समाज में हम लोग, मैं पहले सोचती थी कि जो सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, वो सीरियसली काम नहीं करती हैं। जेल में जाकर मैंने देखा कि लोगों में बहुत जज्बा है दूसरों के लिए काम करने का, और अपना पैसा, अपना समय, एनर्जी एनर्जी वो लगाते हैं। और मैंने भी खुद काम करके ये देखा कि अगर दूसरों के लिए आप अच्छा काम करते हैं तो उसकी खुशी आपको कई गुना वापस मिलती है। एक्चुअली बहुत समय तक हमने उन्हें नहीं बताया कि हम किताब पर काम कर रहे हैं। अच्छा। हमने उन्हें सिर्फ ये कहा कि कविताएं दो, हम कहीं छापेंगे। मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं अचानक उनको कोई ऐसी बात कह दूं जिससे आने में समय लगे। वेट करना चाहते थे। फिर जब उन्होंने कविताएं दी, फिर सब टाइप हुई। टाइप होने के बाद कई बार मैंने चेक किया। उसके बाद फिर मैंने मैम से कहा एक बार और अभी फिर जाती हूँ। कई चक्करों के बीच में जब अंतिम किताब से एकदम पहले जब मैं गई, तो मैंने उनको ये कविताएं दिखाई और मैंने कहा कि अब देख लो कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। उनमें से एक रोने लगी, और वो इसलिए रोने लगी कि उसे ये इस बात का भी भरोसा नहीं था कि उसकी हाथ से लिखी हुई कविताएं टाइप हो गई हैं और टाइप होकर इतने सुंदर तरीके से सजा दी गई हैं। फिर उसने एक दो शब्द यहाँ वहाँ किए, फिर पूछा क्या होगा। किताब आने के बाद जब उन लोगों के हाथ में किताब गई और जो उनकी आंखों के जो एक्सप्रेशन थे, जो चेहरे का एक्सप्रेशन था, जो दुख और सुख मिलकर बाहर आया, मैं समझती हूँ कि वो जिंदगी के सबसे बड़े उपहारों में से एक था। उस समय मुझे लगा कि असल में कविता जिंदगी का बहुत बड़ा टूल है, और इसीलिए मीडिया और लिटरेचर को जोड़कर जब हमने इस प्रयोग को किया, उसने इस बात का भी, मुझे लगता है कि बहुत जेलों को इस बात का एहसास हो रहा है धीरे धीरे कि जेलों के अंदर भी जिंदगियों को बहुत पॉजिटिवली बदला जा सकता है अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए और थोड़े से बंद दरवाजों को हल्का सा खोल दिया जाए। बहुत कुछ संभव है। और इन तमाम लोगों से जो आपकी मुलाकात हुई, आपने जैसे कहा अभी कि जिंदगियों को बदला जा सकता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी आपने देखी है कि बदली हैं, वो बेहतर होकर निकले, वहां से कुछ बदल कर निकले, इस तरह की कहानियां आपके सामने आई होंगी। बहुत। YouTube में ये तिनका तिनका तिहाड़ का गाना है। जी। एक दिन मुझे एक कैदी ने सुबह सुबह फोन किया, बहुत हिचकते हुए कहा कि मेरा नाम ये है और मैं गाने के बारे में बात करना चाहता हूँ। शुरुआती 2 वाक्यों में ही मुझे अंदाजा हो गया कि किसी ऐसे का फोन है जो तिहाड़ में था। अच्छा। फिर उसने मुझे कहा कि मैं तिहाड़ में बंद था, मैं थोड़े दिन पहले छूटा हूँ, मैं किसी और के फोन से फोन कर रहा हूँ। और फिर वो फोन में रोने लगा। और फिर उसने कहा कि मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक और कैदी, इस बीच कई एक ऐसे कैदियों से मुलाकात हुई। इनफैक्ट एक दिन किसी एक ऐसे कैदी ने मुझे फोन किया जो यूपी की एक जेल में था, तिहाड़ से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसने फोन किया, उसने कहा कि मैं अपनी कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि इतने सालों की जर्नलिज्म के बाद अगर कोई चीज बहुत सार्थक ढंग से कुछ कर पाई, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो तिनका तिनका तिहाड़ का है। जी। और मुझे ये भी लगा कि कहीं सरकारों को ये सोचना चाहिए कि जब कैदी जेल से बाहर निकलते हैं, या कोई भी इंसान जो किसी भी सर्कमस्टांस का विक्टिम है, जब उन्हें डिफेम किया जाता है, उसे लेकर मुझे लगता है लॉज को सख्त करने की बहुत जरूरत है। जी। और जैसे हम अभी कह रहे थे, विमला मेहरा जी ने भी कहा कि कई दफ़ा ये भी होता है कि किसी एक अलग चीज़ के लिए आप जेल में, कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि गलत वजह से बंद हो गए, नहीं जेल जाना चाहिए था, सर्कमस्टांसेस के शिकार होते हैं लोग। तो ऐसी भी औरतें खास करके ऐसी आपको मिली जिनका अपना गुनाह नहीं था पर किसी और के गुनाह की सजा बिल्कुल। काट रही थी? मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये सच है कि कई ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने असल में अपराध किया नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी और के अपराध के लिए, क्योंकि वो उनका बहुत करीबी था, वो उसको बचाना चाहती थी, वो चाहती थी वो फंस ना जाए, वो जेल में आ गई। जेल में आने के बाद पता लगा जिसे वो अपना करीबी समझ रही थी, सबसे दूर वही था। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी विक्टिम का, खास तौर पर वो विक्टिम जो अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, इस समाज को उन विक्टिम्स की इज्जत ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि शोर मचाने से ही सच नहीं कहा जाता। कई बार सच कहने में और सच के सामने आने में कई साल लग जाते हैं। एक और मैं कहानी पढ़ रही थी आरती की, जिनकी छोटी बच्ची है शायद, जो ये समझती है कि माँ नौकरी करती है यहाँ और उनसे वो मिलने आया करती है। मेरे दिल को बहुत छू गई वो कहानी की। कैसी, क्या
बात है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आपने? मुलाकात रूम होता है जेल में, तो जी। वहां पर उसकी माँ आती थी और एक बार वो बिटिया को लेकर आई, बेटी छोटी थी, तो आने पर उसे बड़ा अजीब सा लगा कि बीच में शीशा है और एक माइक्रोफोन है, उस तरफ से माँ बोल रही है और इस तरफ से मेरी नानी बोल रही है और बीच में दीवार है, मैं अपनी माँ को छू भी नहीं सकती हूँ। तो आरती ने मुझे बताया, बहुत रोते रोते उसने ये बात कही कि मेरे लिए भी बड़ा इमोशनल था कि बेटी दिख रही है लेकिन आप बेटी को अपने गले से नहीं लगा सकते। और फिर बेटी को फिर नानी ने भी कहा और उसने कहा कि नहीं, वो तो यहाँ पढ़ाती हैं, इसलिए वो कुछ समय के लिए अंदर हैं। असल में सारे प्रशासन को और सरकारों को और सबको ये सोचना चाहिए, जेल के अंदर होना एक बहुत अलग परिस्थिति है, लेकिन महिलाओं के लिए और भी ज्यादा, क्योंकि जब महिला जेल से बाहर निकलती है और आसपास के लोगों को पता लगता है कि वो जेल में थी, किसी भी वजह से थी, तो मकान मालिक से लेकर या कोई भी और आसपास के लोग, रिश्तेदार, संबंध और भी ज्यादा कटने लगते हैं। मुझे एक कैदी ने कहा कि जब मैं जेल में आई, आने तक मेरे बहुत सारे रिश्ते थे, आने के बाद रिश्ते सूख गए, जब पैरोल पे गई और भी सूख गए, और जब मैं रिलीज होने के बाद बाहर गई तो कोई भी रिश्ता नहीं बचा। तो जेल रिश्तों के सच को भी बताते हैं। जी, सही कहा आपने, जेल रिश्तों के सच को बताते हैं। रिश्ते जो टूटते हैं वो नए रिश्ते, लेकिन वहाँ जुड़ भी जाते हैं कई नई दोस्तियाँ, रिश्ते, जिसमें से एक है सीमा की कहानी। सीमा हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं और मैं आपको मिलवाना चाहूँगी सीमा और उनके पति से, उनके पति प्रमोद यादव। और इनकी कहानी बहुत दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों की मुलाकात जो है वो जेल के अंदर में ही हुई और उसके बाद शादी हुई। और इनमें से जो तिनका तिनका तिहाड़ है, उसकी जो एक कविता है जिसका जिक्र अभी विमला जी ने भी किया, जो म्यूरल पे चार दीवारी पे लिखी हुई है, चार दीवारी नाम से, वो सीमा की कविता है। सीमा और प्रमोद, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं। और आज इस किताब में अपनी कविता देके कितना फख्र महसूस होता है आपको। मैं चाहती हूँ कि चार दीवारी हम सब ने देखी, पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी, पर आपकी जुबानी सुने जो आपने लिखा था। मैम, सोचा नहीं था, मतलब जो भी शब्द होते थे अंदर के वो चीज ऐड कर देती थी। शब्द होते थे, बस उसको लिखना है और मतलब अपनी फीलिंग्स होती थी। कभी नहीं सोचा था कि ये कविता का रूप ले लेगी। जी। तो बचपन से ही शौक था कि नहीं नहीं कुछ कुछ लिखना है, तो हमेशा लिखती आती थी। पर जब जेल में गई तो कुछ लिखती ही रहती थी हमेशा। और जब मैम आई तो उन्होंने पूछा कुछ लिखते हो, तो मैम को बताया कि हाँ जी लिखते हैं। तो मैम ने बोला कि ठीक है, दिखाओ मुझे अपनी डायरी वगैरह। पहले तो डर लगा कि कौन है भाई इस तरीके से, तो कुछ इसमें अपनी सीक्रेट्स भी होती कई चीजें जी। तो फिर मैम को दिखाया। मैम ने थोड़ी सी तारीफ की तो अच्छा लगा कि हाँ कोई तारीफ कर रहा है। फिर इस तरीके से कुछ कविताएं मैम ले करके गई और फिर उन्होंने और प्रोत्साहित किया कि आगे लिखो। हाँ। तो फिर इस तरीके से। आपको शुरू से लिखने का शौक था, बचपन से लिखती थी थोड़ा बहुत आप? हाँ, 7th क्लास से लिखना शुरू कर दिया। फिर वो लिखना बंद हो गया था? नहीं, अभी तो मेरी 80-90 कविताएं फिर से हो गई हैं पूरी। अच्छा। कंप्लीट, जिसमें से मेरी 6। क्या बात है। अब जब एक कविता छपी है तो फिर और इरादा बुलंद हो गया हो कि और कविताएं लिखूं और छपे किताब में। हाँ जी मैम, अभी मैंने 4 महीने पहले एक आर्टिकल लिखा हुआ था। काफी 4-5 पेज का था, आर्टिकल था, उसमें जेल से रिलेटेड काफी चीजें लिखी हुई थी। जी। अच्छा। तो उसमें मुझे मतलब ठीक है, एक लिमिटेड टाइम होता है मैम, जो जिस तरीके से एक लेडी के लिए होता है कि चलो अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो ठीक है, बट जेंट्स के लिए बनता है मैम, लेडीज के लिए ठीक है, मैक्सिमम टाइम होना चाहिए 1 ईयर 6 ईयर, कुछ टाइम होना चाहिए। टाइम लिमिट आप कह रही हैं? जितने दिन की कैद होती है। क्योंकि जिस तरीके से एक लेडी होती है वो घर परिवार सब कुछ छोड़ के आती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो मैम उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। बच्चों की केयर नहीं हो पाती है, बच्चे जो आगे चल करके वही क्रिमिनल बनेंगे मैम। तो उन्हें ये लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है, तो वो लगेगा कि मम्मी पापा जेल में, तो मैं क्या करूं, ना तो पढ़ाई करेगा, उसको गाइडलाइन भी ठीक नहीं मिलेगी, तो कुछ गलत करने की कोशिश करेगा। आप वहाँ कितने साल थी? मैम 6 ईयर कंप्लीट हो चुका है। 6 साल कंप्लीट हो गए और अब आप जेल के बाहर हैं। और मैं ये जानना चाह रही थी कि उस दौरान जब आप गई थी अंदर और जब आप बाहर हैं, बहुत तरह के आपको तजुर्बे हुए होंगे, बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस, बहुत कुछ बदला होगा आपके लिए। पर जेल ने आपको एक नई जिंदगी भी दी, आपको आपके पति मिले वहाँ पर, तो उन तमाम बातों के बारे में हमें कुछ बताएंगी? कैसे इनसे मुलाकात हुई? तिहाड़ जेल में रहना किसी को पसंद नहीं होगा, पर आपके लिए वहाँ से बड़ी अच्छी यादें भी जुड़ी होंगी अब। एक्चुअली मैम
पहले जस्ट हम लोग फ्रेंड थे, तो बैंक HDFC बैंक में जॉब करते थे, तो फ्रेंड ही थे पहले तो। जी। फिर उसके बाद में थोड़ी फ्रेंडशिप अच्छी हुई हमारी, और जब कुछ हादसा ऐसा हुआ, कुछ पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, और हमें अरेस्ट कर लिया और हम जेल पहुंच गए। उसके बाद में जो हम लोग, एक हमारा डिस्टेंस बना थोड़ा सा, तो वो चीज़ एहसास दिलाया कि नहीं, अब ये चीज़ एक फ्रेंड की जो एक वो होती है कि मतलब इंसान को एहसास होता है कि नहीं, वो इंसान हमसे दूर है, जी। तो वो अंदर फीलिंग्स वो कुछ कुछ जागने लगी कि नहीं, अब किसी के लिए सोचना है कुछ। जी। फिर इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया वहाँ पे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस समय, मेरे रिलेटिव जितने भी थे, सभी लोगों ने मुझे छोड़ चुके थे, तो इन्होंने मेरा हर तरीके से साथ दिया। जो बात हम अभी यहाँ पर कह रहे थे वर्तिका, कि कई रिश्ते जो हैं, या रिश्तों की सच्चाई समझ में आती है जब बुरा वक्त आता है या जब इंसान जेल में होता है, तो वो रिश्ते टूटे, लेकिन अच्छी बात यह है कि नया रिश्ता जुड़ा और सच्चा रिश्ता साथ मिला आपको। प्रमोद, आप कुछ इसमें जोड़ना जी चाहेंगे? मैम, जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था तो मैं जेल अंदर गया, तो मैं वहाँ बहुत डरा डरा रहता था, पर मैं धीरे धीरे प्रशासन के साथ में घुलने मिलने लगा। और फिर मैंने वहाँ पे भी अंदर, जेल के अंदर भी एक काम स्टार्ट किया, जी। जिससे मैं सारी कैंटीनें चलाता था। पर डे की 1.5-2 लाख रुपए सेल थी हमारी। बहुत अच्छा प्रॉफिट जेल के लिए किया मैंने, इतना अच्छा प्रॉफिट किया था कि वहाँ पर हमने एक कंबल यूनिट लगा के आए थे हम अपने प्रॉफिट से, और FD वगैरह करवाई थी, जिससे आज सारे कैदी मतलब कंबल जो है बढ़िया कंबल ओढ़ रहे हैं, नीचे बिछा रहे हैं, ओढ़ रहे हैं। फिर मैंने सोचा इसके साथ, इसके घर वालों ने सबका साथ छोड़ दिया, मैंने यार इसका कौन साथ देगा, कोई भी नहीं हो। मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया, मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया। धीरे धीरे मैंने भी अपनी मेहनत पे जेल से भी बहुत कुछ किया। वहाँ का प्रशासन मेरे को फुल सपोर्ट करने लगा। जो भी वहाँ के हमारे माननीय सुपरिटेंडेंट भिखूराम मीणा जी थे, उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। सुबह शाम फ़ोन करना, और प्रमोद क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है बेटा, क्या चाहिए तेरे को, ये उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया कि क्या चाहिए तेरे को मैंने, और उन्होंने मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया। और अच्छी मतलब सैलरी और अच्छी इनकम मेरे लिए भी होने लगी, वहाँ मेरे को अच्छी सैलरी देने लगे वो लोग। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने इसके लिए बहुत सपोर्ट किया। फिर मैंने 2013 26 दिसंबर को मैंने अपने पेरेंट्स से कहा था कि हम लोग ऐसे ऐसे शादी करना चाहते हैं और हम लोगों की पैरोल कराओ। तो मेरे पेरेंट्स हैं, फिर मेरी मम्मी जो थी वो आई थी कोर्ट में, और उन्होंने जज से आके एप्लीकेशन वगैरह लगाई थी वकील के थ्रू, और उन्होंने क्या काम किया कि अपना एफिडेविट लगा के और हम दोनों की पैरोल पे हम लोगों को बाहर निकाला। फिर हम लोगों की 29 दिसंबर को हम लोगों की शादी की, और शादी करने के बाद में 31 दिसंबर को हम लोग दोबारा जेल पहुंच गए। शादी के बाद? शादी के बाद। उसके बाद में हम लोग केस लड़ते आए, पेरेंट्स सपोर्ट करते आए। धीरे धीरे मैंने भी बहुत कुछ किया जेल में। आपको किस तरह से बदला इस पूरे एहसास भाई में, यही एहसास एक्सपीरियंस हुआ कि में? वहाँ के जो जनरेशन थी, लोग को कुछ, मैं एक था, मेरे साथ एक घटना हुई थी अचानक घटना, मुझे यूज एंड थ्रो, मुझे किसी ने यूज किया। जी जी। ठीक है। और फिर मैंने सोचा, मैंने यहाँ यार लंबा समय कुछ नहीं पता, मैं कुछ करना होगा। खाली समय से शरीर, मतलब वहाँ लोग परेशान रहते थे, एक दूसरे से बातें शेयर नहीं कर पाते थे। मैंने सोचा ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। फिर मैंने प्रशासन से बात करना शुरू की, धीरे धीरे मतलब वो पूरा, फिर एक हिसाब से ये लगा मेरे को, मतलब जेल नहीं लगती थी मेरे को। किसी चीज़ की कमी नहीं मेरे पास, हर चीज़ की फ़ोन फैसिलिटी, हर चीज़, मतलब वोडाफोन लगा हुआ, घर से डेली घर पे बात होती थी। 5 मिनट का समय दिया जाता था कि 5 मिनट आप डेली बात करो घर पे। ठीक है। फिर मैंने घर से मैंने बोला, फिर मैंने इसके लिए मैंने सोचा, मैं इसके लिए यार कोई नहीं है, माँ बाप ने छोड़ दिया, इसका कौन साथ देगा। ठीक है। फिर मैंने इसके लिए सोचा, पैरोल पे कराए, पैरोल पे बाहर निकालने के बाद शादी की, शादी के बाद में जो भी ऑर्डर्स वगैरह हुए थे हमारे, फिर अब बेल कराई। लेकिन मुझे सबसे गलत चीज़ वहाँ पे ये, सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये जो अंडर ट्रायल का जो समय है, अब उस समय का बहुत लंबा समय पीरियड है, उसका जो मेन जो केस की लिमिट है वो 2 साल मैक्सिमम 3 साल में खत्म कर देना चाहिए। ठीक है। जो भी डिसीजन हो उसका। अब 6 ईयर, अगर मेरे पेरेंट्स बहुत दूर रहते हैं यहाँ से। ठीक है। बदायूं रहते हैं मेरे पेरेंट्स। वहाँ से मेरी मम्मी आती थी, बहुत परेशान होती थी। यहाँ रुकना एक लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी बात है, कहाँ रुकना, कहाँ ठहरना, फिर उससे मुलाकात करना, कम से कम 2 या 3 दिन बर्बाद होते थे। फिर उन्हें घर रिटर्न जाना। तो मैं जज के लिए एप्लीकेशन इतनी, मतलब स्पीड ट्रायल वगैरह की बहुत सारी एप्लीकेशन देता था, पर कोई सुनवाई नहीं आज तक। ठीक है। अब भी मेरे कम से कम मेरे केस में 47 विटनेस हैं, जिसमें अभी तक सिर्फ 11 विटनेस कंप्लीट हुए हैं। एक ब्रेक लेना चाहती हूँ, उस वक्त हम वापस आएंगे और इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने के पहले मैं चाहती हूँ सीमा कि आपको अगर अपनी कविता की चंद पंक्तियां याद हैं, चार दीवारी की, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं आपको, सब सुनना चाहेंगे जो आपने लिखा था। मैम जो दीवार में लिखी हुई जी है। जी हाँ।
एक्चुअली में मेरे को पोएम्स अपनी याद नहीं रहती है, कुछ बट दो जो तीन कुछ है पंक्तियां, वो मुझे हाँ। याद है, मैं सुनाती हूँ हाँ, आपको। हाँ। जो लिखी हुई है मैंने वो, सुबह लिखती हूँ, शाम लिखती हूँ, इन चार दीवारी में बैठी तेरा नाम लिखती हूँ, इन फासलों में जो इन फासलों में जो ऐसा गम की जुदाई है, उन्हें तमाम लिखती हूँ, सुबह लिखती हूँ, शाम लिखती हूँ, कभी तो सुबह होगी, इसी आस में जीती हूँ, सुबह लिखती हूँ, शाम लिखती हूँ, इन चार दीवारी में बैठी तेरा नाम लिखती हूँ। इसी के साथ मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ, जिस उम्मीद की बात विमला जी ने की थी कि कभी तो सुबह होगी और सुबह लिखती हूँ, शाम लिखती हूँ, चार दीवारी में तेरा नाम लिखती हूँ। इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम लोग में वापस लौटते हैं इस चर्चा के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं आज तिहाड़ जेल के अंदर की कहानियों की, उसके अंदर की जो जिंदगियां वहां बसी हुई हैं उनके एहसास जो कविता की शक्ल में बाहर आए हैं अब। और वार्तिका नंदा और विमला मेहरा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इसको किताब की शक्ल दी है। और उसके पहले हम बातचीत कर रहे थे, पर यहाँ पर जो तमाम लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं आज ऑडियंस, वो पहली दफा शायद इन कहानियों को सुन रहे हैं, जो जेल के अंदर की कहानियां हैं, जो लोग जैसे सीमा और प्रमोद जो वहां रहे हैं और जो अपनी कहानी बता रहे हैं। तो कई तरह के सवाल जहन में आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जो पूछना चाहेंगे आप लोग। आपने जो बातें सुनी, वो एक अलग तरह का तजुर्बा होगा, तो क्या पूछना चाहते हैं आप? ये वर्तिका मैम से पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैम ने वो लिखा तिनका तिनका तिहाड़, तो वो कौन सा पल था मैम या कौन सी घटना थी जो आपको लगा कि हाँ मुझे कुछ लिखना चाहिए? मैं कविता उसकी 4 पंक्ति आप बोलना चाहूंगा। एक कैदी से मैंने पूछा एक दिन कैसा लगता है, एक कैदी ने मुझसे बोला एक दिन एक साल बराबर लगता है। तो मैम जो वहाँ के कैदी हैं उनको एक एक साल एक बराबर लगता है, एक दिन उनका आपने उनके साथ गुजारा है तो उनको लगता है एक दिन अपना एक साल के बराबर। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि उनके लिए उत्सवों के भी जो मतलब है वो बहुत अलग हैं। हमारे लिए जब दिवाली आती है तो कई दिनों पहले से हमारी दिवाली की तैयारी होती है। जेल के अंदर जो दिवाली है वो बहुत अलग दिवाली है, क्योंकि वो औरों के लिए सामान बना रहे हैं। जेल के अंदर अगरबत्तियां बन रही हैं, मोमबत्तियां बन रही हैं, दिए बन रहे हैं, वो बाहर किसी और के घर की रौनक को बढ़ाएंगे। और जेल के अंदर असल में जो हमारे यहाँ जुडिशियल प्रोसेस है उसमें कई बार ये पता नहीं होता कि आदमी जेल के अंदर तो जाता है, ये मालूम नहीं होता लौटेगा कब, किस हाल में लौटेगा, कब लौटेगा, उसकी स्थिति उस समय क्या होगी। तो वो जो है, वो जो मानसिक दशा है, मानसिक दशा और जो आपके अंदर की यात्रा है, वो बहुत हद तक अंदर जेल में अलग हो जाती है। और मैं समझती हूँ एक पल क्या, बहुत से कैदियों के लिए वो एक पल लगता है जैसे पूरी जिंदगी को काटना ही मुश्किल है। कविता लिखना एक अभिव्यक्ति का दूसरा ही तरीका है, तो इसने महिलाओं को किस हद तक इमेंसिपेट किया है, या और देश के तमाम दूसरे हिस्सों की जेलों में बंद लोगों के लिए किस तरह प्रेरणादायी है ये? कविता को इसीलिए चुना गया क्योंकि कविता के बारे में आमतौर पर हम ऐसा सोचते हैं कि हर एक को शायद समझ ना आए, या फिर कविता शायद कोई खास तबका ही लिख सकता है। इसीलिए इस एक्सपीरियंस को और इस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश की गई। और तिनका तिनका नाम भी इसलिए रखा क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि कोई जेल में है तो वो हमारे लिए तो तिनके के बराबर है, हमारे लिए शायद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बहुत से तिनके जब मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी ताकत बनती है। जब आप ये कंसेप्चुलाइज कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मीडिया, और अगर हम देखें क्राइम को, तो एक इनकम बायस होता है कि जो रिचर क्राइम्स होते हैं उनमें ज्यादा ग्लैमरस क्वोशंट होता है, उसमें ज्यादा एक पब्लिसिटी मिलती है। और ये मेरा सवाल आप दोनों से है, यहाँ पे आपने उन लोगों की कविताएं ली जिनको शायद हम में से कोई भी नहीं जानता, और शायद वो केस शायद कभी छपे भी नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं क्या आपका मन था कि शायद हम थोड़े ग्लैमरस वाला करते, बिकॉज हम काफी सारी ऐसी चीजें पढ़ते हैं जहाँ पे द हाई प्रोफाइल केसेस आर पिक्ड अप। दूसरी चीज ये है कि इनकम बायस जेल में कितना है, क्योंकि तिहाड़ के जब हम सोचते हैं कि हमारे जैसे नहीं होंगे, वो एक लोअर इनकम का होंगे, हायर इनकम का तो कोई होगा ही नहीं तिहाड़ जेल में। तो इन दोनों के बारे में मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा। जी देखिए, गवर्नमेंट की जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें समाज में जो हो रहा है उसका पूरा टोटल रिफ्लेक्शन होता है। और कानून हमारा ऐसा है कि अच्छा वकील होगा तो आपको बेल आसानी से और जल्दी हो जाएगी, और अगर आपके पास में अच्छा तगड़ा आर्ग्यू करने वाला, अच्छा जो कनेक्शन वाला जज, अच्छा जो वकील, अगर आपका तगड़ा वकील होगा तो
आपके बाहर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं जी। किसी ना किसी कानून के जो लूप होल्स हैं उसको इस्तेमाल करके। तो ज्यादातर जो जेल में लोग हैं, ये सच्चाई है कि वो जिनके पास अच्छे वकील नहीं है या उनको अच्छे वकील की वो सर्विसेज यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे लोग ज्यादातर रहते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं और जेल की सजा काट रहे हैं। अभी सिस्टम में कुछ बदलाव नजर आ रहा है पिछले कुछ सालों में, जो मैंने देखा है कि सजा मिल रही है लोगों को, चाहे आप किसी भी हाई प्रोफाइल सीट तो पर बदला रहे है हो, ये सब कुछ तो थोड़ा। अब वो बदलने लगा है। पूरी तरह से अभी बदला नहीं है। जी। अगर कोई जेल से बाहर आया, अपनी सजा काट चुका है, उसको फिर से आपको अपनी तरफ से सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। उस आदमी को हमें अलाउ करना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सके। दूसरी तरफ जो लोग जेल में नहीं है लेकिन हम जानते हैं अपराध कर रहे हैं, लगातार अपराध कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या करें? मेरा ख्याल है कि वहां भी हमारा रोल बनता है, क्योंकि अगर हमें पता है कि कोई अपने घर में या अपने बाहर कोई अपराध कर रहा है, तो हमें किसी तरह की सोशल बॉयकॉटिंग करने का कुछ प्रयास तो करना ही चाहिए। फॉरेन कंट्रीज वी सी वहाँ पर ग्रुप थेरेपी सेशन, रिहैब्स ये सब होते हैं, तो ये सब कितना एप्लीकेबल है यहाँ रियलिटी में, इंडिया में? जेल में हम लोगों ने रिफॉर्मेशन, रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन, ये 3 आर को लेकर हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई, एक विजन बनाया कि हम लोगों ने जो जेल में आए हैं उनको एक तो रिफॉर्म करना है, फिर हमने उनको रिहैबिलिटेट करने की भी कोशिश करनी है, और फिर उनको समाज में जाकर रीइंटीग्रेट कैसे होना है वो भी हम लोगों ने उनकी मदद करनी है। तो हम लोगों ने जिनका व्यवहार बहुत अच्छा है, जो 10 साल जेल में काट चुके हैं, 8 से 10 साल, उन ऐसे कैदियों को इकट्ठा किया जो सेमी ओपन जेल में रहने के लायक है। मतलब उनको सीखचों के उसमें नहीं रखा जाएगा, उनको बाहर रखा जाएगा। कुछ क्वार्टर्स थे हमारे, हमने वो क्वार्टर्स ये मार्क किए और फिर उनको उसमें सेमी ओपन जेल में रखा गया। उनको पूरी आज़ादी थी कि वो जेल के कॉम्प्लेक्स में घूम सकें। सुबह शाम की जो जेल की गिनती होती है वो उनकी नहीं थी, जेल की सीखचें नहीं थी, और वो खुलकर अपने परिवार वालों से आमने सामने बैठकर बात कर सकते थे। तो ये रीइंटीग्रेशन की जब वो घर जाएंगे उससे 1-2 साल पहले वो उनसे घुलना मिलना शुरू कर दें, ताकि उनका आपस में जो दूरी से एक दूरी आ जाती है, एक्चुअल दूरी आ जाती है दूर रहने से, वो दूरी को हम लोग कम कर सकें। तो हम लोगों ने कोशिश की थी और बहुत सफल हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी पीछे कुछ दिन पहले एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी अखबार में कि सेमी ओपन जेल के लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट खोला जो सेमी ओपन जेल के लोग ही चला रहे हैं उस रेस्टोरेंट को। अगर आप जेल के बाहर से आसपास से गुजरे तो आप लोगों को आसानी से वो रेस्टोरेंट नजर आ जाएगा। बाहर की जो हमारे जो आउटलेट्स हैं, मार्केटिंग जो हम करते हैं जेल के प्रोडक्ट्स की, उसमें भी जो सेल्समैन हैं वो हमारे कैदी हैं। उनकी जो पेंटिंग्स बनी हुई है वो खुद अपनी पेंटिंग्स को वहाँ आउटलेट्स पे रखते हैं और बेचते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि टोटल पैकेज रिहैबिलिटेशन, रिफॉर्मेशन, रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन को लेकर काफी काम किया जेल की आप बात कर रही हैं, लेकिन तिहाड़ जेल शायद एक आइडियल मॉडल प्रिजन कह सकते हैं उसको, पर जो देश की बाकी बहुत सारी जेलें हैं वहाँ पे हालात बहुत अलग भी होंगे। बहुत फर्क है। और हम लोग तिहाड़ को एक आश्रम, तिहाड़ आश्रम के तौर पर बनाना चाह रहे थे। तो हम लोगों ने जो वहाँ की एक्टिविटीज थी उसको भी हम लोगों ने एक रिकॉर्ड करके बनाया है किताब के तौर पे, तिहाड़ आश्रम करके। सो कोशिश जारी है। आई थिंक अगर हम रोल मॉडल बन के, तिहाड़ अगर रोल मॉडल बन जाए दूसरों के लिए, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती थी जब बाहर के लोग, इंटरनेशनल जब कॉन्फ्रेंस हुई तो 37 देशों के लोग हमारी जेल देखने आए और सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। इस समय पूरे हिंदुस्तान में अभी एक रिसर्च हुई जिसमें पाया गया कि तकरीबन तमाम जेलों में इस समय जो स्ट्रेंथ है वो साइंस स्ट्रेंथ से कहीं गुना ज्यादा है। जहां 4000 कैदी होने चाहिए वहां 12000, 8000 कैदी हो गए हैं, जो कि ओवरफ्लो कर रहा है। क्यों ओवरफ्लो कर रहा है इस पर सोचना चाहिए। दूसरा मैं समझती हूँ ये एकेडमिक जगह की कमी बहुत है, जगह की भी कमी और अंडर ट्रायल, ओवर क्राउडिंग है, और क्योंकि अंडर ट्रायल से लंबे समय तक रहते हैं और जुडिशियल प्रोसेस बहुत समय ले लेती है उसे फैसला करने में, एक तो वो होता है। दूसरा कई बार बहुत छोटे से अपराध के लिए भी कोई जेल के अंदर जो जाता है अरसे तक बेल नहीं हो पाती। सिस्टम ये नहीं समझ पाता कि वो ओवर एक्सपोजर जो है कई बार वो भी उनके लिए ठीक
नहीं है, क्योंकि सजा छोटी थी और बनती भी छोटी थी, लेकिन वो लंबा समय कट गया। वो लंबे समय में उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई होगी जहां असर गलत पड़ा असर पड़ा और कड़वाहट आ गई मन के अंदर। वो कड़वाहट सालों साल नहीं जाती। और तीसरी बात मैं ये समझती हूँ कि और भी ज्यादा एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जो बहुत क्रिएटिव हों और जो उनके अंदर एक आत्मविश्वास को जगा कर रखें, और कुछ रोल मॉडल्स बनाने चाहिए। जो जेल से बाहर गया, बाहर आने के बाद उसने अपनी जिंदगी बदली, जेलों को उन लोगों को भी इनवाइट करना चाहिए। अभी होता ये है कि आप बाहर गए तो बाहर की दुनिया और अंदर आए तो अंदर की दुनिया, इस दरवाजे को खोलना चाहिए। जिस दिन हम ये खोलने लगेंगे और हम अपने पूरे सिस्टम को थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाने लगेंगे, चीजें बहुत बदल जाएंगी। और जेल में जाना जो है या वहां जाके कुछ काम करना, जैसे आप गई, विमला जी वहां थी, उन्होंने मदद की आपकी उन लोगों से मुलाकात करने में, पर अब खास करके कुछ ऐसा कानून भी आ गया कि और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है कि आप जेल के अंदर जाके कुछ कर पाए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी हाल ही में ये ऑर्डर पास किया है। उन्होंने कहा है कि परमिशन बहुत लंबी परमिशन एक तो बहुत तरीके से लेना होगा, एक पूरा प्रोसीजर काम करेगा। कुछ जगहों पर उन्होंने ये भी कहा है कि शायद 1 लाख रुपए जमा कराने होंगे ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप अंदर जा रहे हैं, और ये आपको गारंटी देनी होगी कि आप किसी वाकई क्रिएटिव काम के लिए जा रहे हैं। सो आपको पूरी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। एमएचए की ऐसी सोच हो सकती है, कुछ वजहें भी हो सकती हैं, लेकिन तब भी मैं समझती हूँ कि जेल के अंदर जो रह रहे हैं इंसान, उनको हम किसी ऐसे अगर एक्टिविटी से जोड़ देते हैं जो उन्हें बाहर की दुनिया में बाहर आने के बाद कुछ अच्छा करने की प्रेरणा करे। अभी जब आप जेलों में जाते हैं तो नगमा बड़ी हैरानी सी होती देखकर कि वहां पर कोट्स लगे हैं, सदा सच बोलिए, झूठ ना बोलिए, ये सब जो एक छोटे बच्चे के लिए लिखा होता है। लिखे होने से मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से जरूर एतराज है कि हम कैदी से ही ये सब एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि आप सदा सच बोलिए, आप ये मत करिए। बाहर की दुनिया में अगर आप ये बोलते हैं तो लोग बोलते हैं आप प्रवचन दे रहे हैं। तो हम जेल का इस्तेमाल इसलिए क्यों करें कि वहां जाके प्रवचन दें? वहां भी कुछ अच्छा काम हो सकता है बेहतर तरीके से। सही कहा आपने, बहुत बहुत खूब कहा कि सिर्फ कैदियों से उम्मीद क्यों कि सच बोलें, अच्छा व्यवहार करें, ये तमाम लोगों के लिए लागू होना चाहिए और जेल में प्रवचन न हो। इस शो को खत्म करने के पहले वर्तिका और विमला जी, मैं आप दोनों से ये पूछना चाहती हूँ कि इन लोगों से मिलने का, मुलाकात करने का, जेल में लोगों के साथ घुलने मिलने का जो आपका एहसास था, इन्हीं की कविताओं के जरिए अगर उसको आप हमारे साथ बांट सकें, कुछ ऐसी लाइन इसमें से जो आपको याद रह गई हो और जो उस पूरे एहसास को बांधती हो, आप हमें कुछ सुनाना मुझे तो मैं वही चीज फिर रिपीट करना चाहूंगी कि एक प्यार का अभिव्यक्ति कि आप जेल में हैं, अपने बिलवड को याद करती हैं और सुबह शाम उसको याद करती हैं और फिर एक उम्मीद भी रखती हैं कि मैं जल्दी ही बाहर आ जाऊंगी और हम लोग इकट्ठे खुशी से रह सकेंगे। तो ये जो उम्मीद है, एक जो पॉजिटिव जज्बा है, उसको मुझे बहुत छू गया। एक छोटा सा हिस्सा है जो मैं 2 पंक्तियां यहाँ पढ़ूंगी। ये फॉरवर्ड का है। जेल नंबर 6, तिहाड़, दिल्ली, पिन कोड 110064। इस पते पर कोई खत नहीं लिखना चाहता। इस गेट के बाहर सांसारिक सुख ठिठके रहते हैं। बाहर सड़क से गुजरते लोगों को अक्सर इस बात का भान तक नहीं होता कि अंदर एक दूसरी दुनिया पल रही है। इन सलाखों के पार एक छोटी सी खिड़की से झांकते हैं सपने। शहर जब सो जाया करते हैं, जेलें जागती हैं। और कड़ी जंजीरों के बीच यहाँ उम्मीदों के सूरज को थामे रखने में मदद करती है एक अदद कविता। बहुत शुक्रिया आपका, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा मकसद ये था कि हम आपको जिस खिड़की की बात वर्तिका कर रही थी कि उसके जरिए, उस झरोके के जरिए उस दूसरी दुनिया की एक झलक हम आपको दिखाएं, और हमने ये कोशिश की सीमा के जरिए, वर्तिका के जरिए, विमला जी के जरिए, प्रमोद के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।